नमस्कार, स्वागत है आपका डीके हिंदी नॉवेल्स एक्सप्लेन चैनल पर, जहां हर दिन आपको सुनने को मिलती है अलग अलग नॉवेल्स की दमदार ऑडियो बुक्स, वो भी पूरी कहानी के साथ। तो जुड़िए हमारे साथ हर दिन एक नई कहानी के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। ये है डीके हिंदी नॉवेल्स एक्सप्लेन, अध्याय 36, अनंत रात्रि का राजा। बेटा, मैं तुम्हारे आत्मविश्वास को कम करने की कोशिश नहीं कर रहा। वीरेंद्र सेन ने अथर्वसेन को सलाह देने के लिए बातचीत का रुख बदला, लेकिन ड्रैगन मार्शल टूर्नामेंट के हर चरण में प्रतिभागियों के बीच एलिमेंट गैदरिंग टियर के 9th स्टेज के शक्तिशाली कल्टिवेटर की कोई कमी नहीं है। और तुमने अभी अभी एलिमेंट गैदरिंग टियर में कदम रखा है। चाहे तुम कितने भी असाधारण रूप से प्रतिभाशाली क्यों न हो, फिलहाल तुम 9th स्टेज के उन अनुभवी योद्धाओं की बराबरी नहीं कर सकते। महत्वाकांक्षा रखना अच्छी बात है, लेकिन अति आत्मविश्वास खतरनाक हो सकता है। अथर्वसेन ने सिर हिलाया। मार्शल आर्ट के हर टियर में 9 स्टेज होते थे और हर 3 स्टेज एक बड़ा मोड़ होते थे। ऐसे बहुत ही कम प्रतिभाशाली लोग होते थे जो इस टियर की सीमाओं को तोड़कर खुद से उच्च स्तर के कल्टिवेटर को हरा सकते थे। वह भी सिर्फ एलिमेंट गैदरिंग टियर के फर्स्ट स्टेज में था, और 9th स्टेज से उसकी शक्ति की दूरी बहुत अधिक थी। इसके अलावा कुछ ऐसे भी कल्टिवेटर थे जो बहुत पहले 9th स्टेज तक पहुंच चुके थे। भले ही वे अभी तक गशिंग स्प्रिंग टियर में नहीं पहुंचे थे, लेकिन उनके मार्शल आर्ट कौशल इतने सशक्त हो चुके थे कि उनकी युद्ध शक्ति एक बिल्कुल अलग स्तर पर थी। अगर वह एलिमेंट गैदरिंग टियर के फर्स्ट स्टेज के चरम पर पहुंच जाता तो 5 तत्वों की मूल ऊर्जा की शक्ति के साथ वह मिड स्टेज के किसी भी कल्टिवेटर से लड़ सकता था। लेकिन अगर उसका सामना फाइनल स्टेज के कल्टिवेटर से होता तो उसकी जीत की संभावना सिर्फ 50-50 रहती। कुछ समय बाद मैं 7 पवन पर्वत पर प्रशिक्षण के लिए जाने वाला हूं, अथर्वसेन ने कहा। भले ही उसने ये निर्णय पहले ही ले लिया था, लेकिन ये बात वीरेंद्र सेन को बताना जरूरी था। वीरेंद्र सेन चौंक उठे। वे भलीभांति जानते थे कि 7 पवन पर्वत कैसी जगह है। वह एक ऐसा क्षेत्र था जहां राक्षसी जानवर बेकाबू होकर घूमते थे, और अंदरूनी इलाकों में तो ऐसे भयानक जीव रहते थे कि स्पिरिचुअल ओशन टियर के कल्टिवेटर भी वहां जाने से डरते थे। और अथर्व अभी केवल एलिमेंट गैदरिंग टियर के फर्स्ट स्टेज तारांकन का कल्टिवेटर था, उसके लिए वहां जाना बेहद खतरनाक हो सकता था। इसके अलावा साल खत्म होने में अब सिर्फ 2 महीने बचे थे, इसलिए अगर वह प्रशिक्षण यात्रा के लिए वहां गया भी तो उसके लिए ज्यादा प्रगति कर पाना संभव नहीं होता। पिताजी, कृपया चिंता न करें, मैं सिर्फ बाहरी इलाके में ही रहूंगा, अंदर तक नहीं जाऊंगा, अथर्वसेन ने मुस्कुराते हुए कहा। वास्तव में उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि जिसने अर्थ ड्रैगन ग्रास खोजा था वह भी एलिमेंट गैदरिंग टियर का 9th स्टेज का कल्टिवेटर था, और वह भी 7 पवन पर्वतों की गहराई में नहीं जा सका था। फिर भी वीरेंद्र सेन की चिंता कम नहीं हुई। हालांकि वह ये भी जानते थे कि अब उनका बेटा बड़ा हो चुका है और हर बात में उनकी बात माने, यह उम्मीद करना व्यर्थ था। इसलिए उन्होंने उसे कई बार समझाया और कुछ सलाहें भी दीं। सौभाग्य से अथर्वसेन की अभी तुरंत 7 पवन पर्वतों के लिए निकलने की कोई योजना नहीं थी। पिता और पुत्र ने कुछ देर तक आपसी बातें की, फिर अथर्व अपने कमरे में लौट आया। वहां जाकर उसने यात्रा की धूल को धोने के लिए स्नान किया। उसने अपने पुराने कपड़े उतारे और नए पहनने के लिए निकाले, लेकिन उसे लगा कि वे कुछ तंग हो गए हैं। वह अभी भी विकास की अवस्था में था, और इस 1 महीने की जंगल यात्रा में उसका कद तो बढ़ा ही था, शरीर भी काफी मजबूत हो गया था। इसलिए पहले जो कपड़े आराम से आते थे, अब वे अचानक एक साइज छोटे लग रहे थे। शुक्र था कि सेन कबीले के पास धन की कोई कमी नहीं थी। अथर्व ने एक नौकर को बुलाया ताकि वह उसका नाप ले और तुरंत दर्जी के पास जाकर कुछ तैयार कपड़े ले आए। लेकिन तभी उसकी नज़र झरना लियू पर पड़ी और वह खुद को रोक न सका। उसने फिर से नौकर को बुलाया और झरना लियू के लिए भी नाप लेने और कपड़े लाने के लिए कहा। ये सुंदर सौम्य सी सहायिका आज रात के भोज में उसके साथ जाने वाली थी। बहुत जल्दी नौकर एक ढेर सारे कपड़ों के साथ लौट आया। उनमें पुरुषों और महिलाओं दोनों के 10 से ज्यादा सेट थे। अथर्व और झरना लियू ने उनमें से कुछ कुछ देखने शुरू किए। अथर्व ने जल्दी ही अपनी पसंद चुन ली, लेकिन झरना लियू ने एक के बाद एक सूट आजमाने शुरू किए। वह भले ही संतुष्ट न दिख रही हो, लेकिन हर एक ड्रेस में उसकी दिलचस्पी साफ झलक रही थी। आखिरकार जब सूरज ढलने ही वाला था तब उसने अंतिम निर्णय लिया। जब वह कपड़े बदल कर निकली तो अथर्व अपने होंठों से सीटी निकालने से खुद को रोक नहीं सका। वाकई बेहद खूबसूरत, वह पहले से ही एक बेहद आकर्षक लड़की थी, लेकिन जब उसने झील के पानी सी चमकती लंबी हरी पोशाक पहनी तो उसका कोमल सुडौल शरीर और भी स्पष्ट नजर आया। उसके गोल स्तन, पतली कमर, हल्के से ऊपर उठी हुई नितंब और लंबी सुडौल टांगें, ये सब मिलकर मानव नारीत्व की परिभाषा बन गए हों। उसने जानबूझकर हल्का मेकअप किया था, जिससे उसके चेहरे की खूबियां और भी निखरकर सामने आ रही थीं। वह सच में एक बेहद आकर्षक तस्वीर जैसी लग रही थी। अथर्वसेन के चेहरे पर थोड़ी हैरानी देखकर झरना लियू के दिल में गर्व की लहर दौड़ गई।
अब तक वह लगातार अथर्व की वजह से कई बार शॉक में आ चुकी थी, और अब जब पहली बार उसने उसे थोड़ा चौंकाया था तो वह भीतर से बेहद खुश थी। इतनी कि उसके होंठों के कोने भी मुस्कान में उठ गए। वह पहले से ही एक बर्फीली सुंदरता थी, शांत, गंभीर और आकर्षक। लेकिन अब जब उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी तो ऐसा लग रहा था मानो बर्फ पिघल गई हो। वह और भी ज्यादा खूबसूरत, प्यारी और मोहक लग रही थी। यहाँ तक कि अथर्व सेन जैसा संयमी व्यक्ति भी अपनी नजरें हटाने में असमर्थ था। चलो निकलते हैं। झरना लियू ने अपनी जैद जैसी ठोड़ी को हल्का ऊपर उठाया, जिससे उसका चेहरा और अधिक मोहक और आत्मविश्वास से भरा हुआ लगा। उसमें एक हल्का सा घमंड झलक रहा था। सुंदरता जब चरम पर हो तो उसके हर हाव भाव देखने वाले का मन मोह लेते हैं। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, झरना लियू ने अपने चेहरे को फिर से एक हल्के घूंघट से ढक लिया, अपनी सुंदरता को दुनिया की नजरों से छिपा लिया। अथर्व सेन को ये थोड़ा खल गया, पर साथ ही भीतर से अच्छा भी लगा, क्योंकि उसकी प्यारी छोटी साथी की खूबसूरती केवल वही देख सकता था। ओह हाँ, क्या तुम ड्रैगन सिटी में किसी प्रमुख प्रतिभाशाली व्यक्ति को जानती हो? चलते चलते अथर्व सेन ने पूछा। झरना लियू के कदम एक पल को थम गए। उसने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुम ड्रैगन मार्शल टूर्नामेंट में भाग लेने जा रहे हो? तुम बहुत समझदार हो, अथर्व मुस्कुराया। रेन कंट्री में हर 3 साल में एक बार एक बहुत ही प्रतिष्ठित टूर्नामेंट होता है, झरना लियू बोली। अगर तुम ड्रैगन मार्शल टूर्नामेंट के टॉप 50 में आ जाते हो तो सूर्यकुंड विद्या संस्थान में तुम्हारा नामांकन पक्का माना जाता है। इसका मकसद ही है पूरे देश के सबसे बेहतरीन कल्टिवेटर्स की खोज करना। तो बात कुछ ऐसी है, ड्रैगन सिटी इसका सिर्फ एक उदाहरण भर है। अगर बात प्रतिभाशाली लोगों की हो। झरना थोड़ी देर सोच में पड़ी, फिर धीरे से बोली, शाही नगर यहाँ से काफ़ी दूर है, तो मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं हूँ। लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जो सूर्यकुंड विद्या संस्थान में ही पढ़ता है। और वो कौन है? अथर्व सेन ने लापरवाही से पूछा। विराट सिघाल, वर्तमान ड्रैगन सम्राट का चौथा पुत्र। लोग उसे अनंत रात्रि का राजा कहते हैं। वो वाकई में बेहद प्रतिभाशाली है, उसकी युद्ध क्षमता बहुत ही ऊंची है। जब वो एलिमेंट गैदरिंग टियर का 6th स्टेज का कल्टिवेटर था, तब उसने एक बार एलिमेंट गैदरिंग टियर के 8th स्टेज के एक योद्धा को मौत के घाट उतार दिया था, झरना लियू ने अपनी प्रशंसा छुपाए बिना कहा। आखिरकार किसी को हराना और किसी को मार गिराना, ये 2 अलग अलग बातें हैं। 3 साल पहले वह एलिमेंट गैदरिंग टियर के 6th स्टेज में था और फिर भी ड्रैगन मार्शल टूर्नामेंट में दूसरे स्थान पर आया था। अब तक वह एलिमेंट गैदरिंग टियर के 9th स्टेज तक पहुंच चुका होगा। वो सच में एक बेहद शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी था। अथर्व सेन की युद्ध इच्छा और भी प्रबल हो उठी, इतने ताकतवर प्रतिद्वंद्वी को कुचलना बेहद रोमांचक होगा। फिर वे दोनों वीरेंद्र सेन से मिले और तीनों सेन कबीले के निवास से निकलती गाड़ी में सवार हो गए। उनके पीछे धर्मपाल सेन और उसका पोता भी अपनी गाड़ी में सवार हो चुके थे। पिताजी, आपने अभी तक उनसे निपटा क्यों नहीं? अथर्व सेन ने पूछा। सब कुछ कह देने और करने के बाद भी धर्मपाल सेन अभी भी मुख्य बटलर है, और वो इतने सालों से सब कुछ संभाल रहा है कि उसकी पकड़ बहुत गहरी है। मैंने उसकी कुछ शक्तियां जरूर कम कर दी हैं, लेकिन वो कोई ऐसा आदमी नहीं है जिससे जल्दी निपटा जा सके, वीरेंद्र सेन ने थोड़े खींचे हुए स्वर में भौहें सिकोड़ते हुए कहा। दादा पोते की ये जोड़ी तो हद ही पार कर गई थी। इन्होंने अपने बेटे के लिए सूर्यकुंड विद्या संस्थान में मिली प्रवेश की जगह चुराने की कोशिश की। असल में ये दोनों नीचता की सारी हदें पार कर चुके थे। अथर्व सेन ने सिर हिलाया। अंत में सब कुछ असली ताकत पर ही निर्भर करता है। अगर वीरेंद्र सेन गशिंग स्प्रिंग टियर में होता तो धर्मपाल सेन चाहे कितना भी घिनौना क्यों न हो, कोई भी गंदा ख्वाब देखने की हिम्मत नहीं करता। रास्ते में उनकी गाड़ी थोड़ी डगमगाई और करीब 20 मिनट बाद वे वर्मा कबीले के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। वर्मा कबीला ग्रे क्लाउड टाउन का दूसरा सबसे बड़ा और शक्तिशाली कबीला था, इसलिए उनकी हवेली किसी आम इंसान की संपत्ति से तो बिल्कुल भी तुलना नहीं की जा सकती थी। ये हवेली कई एकड़ जमीन में फैली हुई थी और उसकी ऊंची दीवारें किसी विशालकाय रेंगते जीव जैसी प्रतीत होती थीं, मजबूत और प्रभावशाली। आज रात के भोज में केवल सेन कबीले को ही नहीं बुलाया गया था, बल्कि ग्रे क्लाउड टाउन के जितने भी ताकतवर और प्रभावशाली कबीले थे उन सभी को आमंत्रण भेजा गया था। इसी वजह से वर्मा कबीले ने पहले से ही अपने मुख्य द्वार पर एक भव्य लाल कालीन बिछा रखा था। उस कालीन के दोनों तरफ 8 नौकर कतार में खड़े थे। जैसे ही कोई अतिथि आता, ये नौकर ऊंची आवाज में उसका आगमन घोषित करते और तुरंत घर से कोई सदस्य अतिथि के स्वागत के लिए बाहर आता। जैसे ही अथर्व सेन और उसके साथी अपनी गाड़ी से नीचे उतरे, एक नौकर ने ऊंचे स्वर में घोषणा की, विशिष्ट अतिथि पधार चुके हैं। हाँ, भाई वीरेंद्र, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। एक अधेड़ उम्र का आदमी स्वागत के लिए तेजी से आगे आया और वीरेंद्र सेन की ओर हाथ जोड़कर बोला। उसका चेहरा खजूर से भी ज्यादा लाल था और उसकी कद काठी लंबी और गठीली थी। वह था वर्मा कबीले का मुखिया गोविंद वर्मा। अध्याय 37, वर्मा कबीले की योजनाएं। भाई वर्मा, वीरेंद्र सेन ने तुरंत चेहरे पर मुस्कान बिखेरी और अभिवादन में गोविंद वर्मा की ओर हाथ बढ़ाया।
आइए आइए, आज तो आप मुख्य अतिथि हैं। मुझे चिंता थी कि आप नहीं आएंगे। गोविंद वर्मा ने पूरी गर्मजोशी और उत्साह के साथ वीरेंद्र सेन की बांह पकड़ ली। ये भाई वर्मा का भोज है, भला मैं आपके सम्मान में कैसे पीछे रह सकता हूँ। वीरेंद्र सेन जोर से हंसे। दोनों आपस में इस तरह बातचीत करने लगे जैसे बरसों पुराने दोस्त हों। जो लोग सच्चाई नहीं जानते थे वे तो यकीन ही नहीं कर सकते थे कि ये दोनों दरअसल जानी दुश्मन हैं और एक दूसरे की मौत देखने से कम किसी बात पर राजी नहीं। अथर्व सेन ने बस कंधे उचका दिए। उसे इस तरह की बनावटी विनम्रता से सख्त चिढ़ थी। खुशकिस्मती से अपने पिछले जन्म में वो एक कीमियागिरी का मास्टर था, इसलिए लोग खुद उसकी चापलूसी करते और पक्ष लेते, उसे किसी के आगे झुकने की जरूरत ही नहीं थी। गोविंद वर्मा ने अथर्व की ओर एक नज़र तक नहीं डाली, जैसे उन्हें पता ही न हो कि यही लड़का उनके 2 बेटों को बुरी तरह घायल कर चुका है और वर्मा व सेन कबीले के बीच चल रहे आर्थिक युद्ध के पीछे असली वजह भी यही है। हाँ ज्यादा दूर मत जाना, वीरेंद्र सेन ने आदेश दिया। हाँ पिताजी, अथर्व ने जवाब दिया और झरना लियू को साथ लेकर उनके पीछे चल पड़ा। गोविंद वर्मा के नेतृत्व में वे जल्दी ही मुख्य हॉल तक पहुंच गए, जहां तकरीबन 100 भोज टेबल सजी थीं। उस समय वहां पहले से ही काफी लोग बैठ चुके थे। हर टेबल पर नाम लिखा था, इसलिए किसी के गलत जगह बैठने की कोई गुंजाइश नहीं थी। मुख्य हॉल की व्यवस्था करने वाला व्यक्ति बेहद सतर्क और समझदार था, क्योंकि उसने पहले से ही इस बात का अनुमान लगा लिया था कि कुछ मेहमान अपनी महिला साथियों के साथ आ सकते हैं। इसलिए भले ही हर भोज टेबल पर 10 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी, लेकिन हर टेबल पर सिर्फ 5 नाम ही लिखे गए थे। जब अथर्व सेन और झरना लियू को अपनी निर्धारित टेबल मिल गई तो वे आराम से अपनी सीटों पर बैठ गए। युवा मास्टर हान, इस टेबल पर पहले से ही 3 अन्य लोग बैठे थे। जैसे ही उन्होंने अथर्व को देखा, तुरंत सम्मानपूर्वक झुककर अभिवादन किया। उनके चेहरों पर आदर की झलक साफ दिख रही थी। वे सभी युवा थे और सूर्यकुंड अकेडमी के छात्र। कुछ समय पहले ही उन्होंने अथर्व की विस्मयकारी ताकत देखी थी जब उसने राघव वर्मा और उसके भाई को एक तरफा हरा दिया था। साथ ही उन्होंने ये भी सुना था कि अथर्व बॉडी रिफाइनिंग टियर के 7th स्टेज का कल्टिवेटर है, इसलिए उनमें से कोई भी जरा सी भी अभिमान या बैद भी दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। बॉडी रिफाइनिंग टियर का 7th स्टेज, और वह भी 16 साल की उम्र में। सूर्यकुंड नगर में ऐसा कोई विरला ही होता है जिसे वास्तव में प्रतिभाशाली कहा जा सके, और अथर्व निस्संदेह उनमें से एक था। अथर्व ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आखिरकार जब कोई उसका सम्मान कर रहा हो तो उसे भी विनम्र होना चाहिए। कोई वजह नहीं थी उन्हें अनदेखा करने की। कुछ ही देर में आदित्य सेन भी उसी टेबल पर आकर बैठ गया। हालांकि वह ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे उसने अथर्व को देखा ही न हो, लेकिन उसके चेहरे पर तनाव और क्रोध की रेखाएं साफ नजर आ रही थीं। और फिर थोड़ी देर में राघव वर्मा भी वहां पहुंचा और उसी विशेष टेबल पर आकर बैठ गया। अथर्व सेन, अब तुम्हारी हालत उतनी भी बुरी नहीं लग रही, राघव ने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा। अथर्व ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। हे, तुम्हारे चेहरे की चोटें भी काफी जल्दी ठीक हो गईं। राघव वर्मा का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। उसके मन में ये बात घर कर गई थी कि अथर्व सेन ने उसे सबके सामने हरा दिया, ये उसके लिए एक बड़ा अपमान था। ऊपर से उसे माफी की भीख मांगनी पड़ी थी। जब भी वो उस पल को याद करता तो उसका मन करता कि जिंदगी ही खत्म कर ले। लेकिन आज के बाद वह अपने सम्मान पर लगे इस धब्बे को मिटा सकता था और फिर से अपना गौरव पा सकता था। तुम्हें खुद पर खुश होने का बस यही आखिरी मौका मिल रहा है, उसने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा। इसके बाद तुम मेरे सामने घुटनों के बल गिरकर माफी मांगोगे। क्या तुमने अपनी दवा नहीं ली, या ज्यादा ही खा ली है? अथर्व सेन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। राघव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके होठों के किनारे थोड़े ऊपर उठ गए। एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई उसके चेहरे पर। मेहमानों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही थी। शुरुआत में ज्यादातर मेहमान आज़ादी से टहल रहे थे। आखिरकार ऐसा भोज अपने से ऊंचे लोगों से मेलजोल बढ़ाने और व्यापार की बातें करने का एक अच्छा मौका होता है। लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, ज्यादातर मेहमान अपनी अपनी सीटों पर जाकर बैठ गए और भोज के शुरू होने का इंतजार करने लगे। हर किसी को साफ दिख रहा था कि सेन कबीला और वर्मा कबीला के बीच तनातनी चल रही है। ये दोनों ग्रे क्लाउड टाउन की सबसे बड़ी ताकतें थीं। अगर अब वर्मा कबीला अथर्व सेन के सामने झुक गया तो सेन कबीला इस शहर की सबसे प्रभावशाली शक्ति बन जाएगा। इसी कारण आज के इस भोज में बड़ी संख्या में मेहमान आए थे। शायद वे इतिहास का एक अहम पल अपनी आंखों से देखना चाहते थे। थोड़ी ही देर में गोविंद वर्मा खड़ा हुआ और चारों ओर अपने हाथ लहराते हुए संकेत किया कि वो कुछ बोलना चाहता है। ज्यादातर मेहमान जो अब तक आपस में खुसर पुसर कर रहे थे, चुप हो गए और पूरा मुख्य हॉल एकदम शांत हो गया। क्या वह सेन कबीले के सामने सार्वजनिक रूप से हार स्वीकार करने जा रहा था? मैंने आप सभी को आज रात यहाँ बुलाया है ताकि मैं आपसे किसी का परिचय करा सकूं, गोविंद वर्मा ने कहा। ये सुनते ही वहां बैठे सभी लोगों के चेहरों पर भ्रम और झुंझलाहट फैल गई। ये क्या मजाक चल रहा था? क्या वर्मा कबीले को सेन कबीले के सामने अपनी हार नहीं मान लेनी चाहिए थी?
ये किसी स्वागत समारोह में कैसे बदल गया? अगर उन्हें पहले से ये पता होता तो शायद ज्यादातर लोग इस भोज में आते ही नहीं। श्वा, मेहमानों का ध्यान वीरेंद्र सेन की ओर चला गया। अब जब वर्मा कबीले ने ऐसा कदम उठाया है तो इसका खामियाजा स्वाभाविक रूप से सेन कबीले के मुखिया को भुगतना पड़ेगा। सभी ये देखना चाहते थे कि अब वह कैसी प्रतिक्रिया देगा, लेकिन अधिकांश मेहमानों को जो बात सबसे ज्यादा खली वह ये थी कि वीरेंद्र सेन के चेहरे पर अब भी एक शांत मुस्कान थी, मानो ये सब उसके लिए कोई मायने ही न रखता हो। गोविंद वर्मा ने बोलना जारी रखा, ये युवक मेरा भतीजा है, विजय वर्मा। 13 साल की उम्र में इसने कबीला छोड़ दिया था और पत्थर भेड़िया संप्रदाय स्टोन वुल्फ सेक्ट के एक बुजुर्ग का शिष्य बन गया था। अब जब इसमें थोड़ी बहुत कुशलता आ गई है तो यह एक पारिवारिक मिलन के लिए लौट आया है। पत्थर भेड़िया संप्रदाय। सभी उपस्थित लोग स्तब्ध रह गए। पत्थर भेड़िया संप्रदाय इस क्षेत्र के हजारों मील तक का अधिपति था और ग्रे क्लाउड टाउन सहित कई शहरों पर इसका वर्चस्व था। इसे स्थानीय स्तर का तानाशाह कहा जा सकता है। गोविंद वर्मा ने अचानक इस छुपे हुए पत्ते को सबके सामने रख दिया, जिसका मतलब साफ था, वह सेन कबीले को हराने की कोई योजना नहीं बना रहा था, बल्कि उसे पूरी तरह दबाने की तैयारी कर चुका था। हालांकि चाहे जो भी हो, विजय वर्मा सिर्फ एक एल्डर का शिष्य ही था, इसलिए उसकी शक्ति सीमित होनी चाहिए, है ना? विजय सौभाग्य से एक बहुत ही सम्मानित और महान अतिथि को भी साथ लाया है। गोविंद वर्मा की मुस्कान और गहरी हो गई। ये था उसका असली तुरुप का पत्ता। आइए हम तलवार मलिक का स्वागत करें। एल्डर तलवार मलिक। एल्डर पत्थर भेड़िया संप्रदाय का एक एल्डर। ये तो गशिंग स्प्रिंग टियर का एक शक्तिशाली अस्तित्व होता है। गोविंद वर्मा ने ताली बजाना शुरू किया और फिर सभी मेहमानों ने भी तालियों से उसका स्वागत किया। इसी दौरान एक वृद्ध व्यक्ति लिविंग रूम से बाहर निकला और सभी के बीच आ खड़ा हुआ। उसका कद सामान्य था, पर वह पूरी तरह सिंदूरी वस्त्रों में लिपटा हुआ था। उसके सिर पर काले बाल थे और उसका चेहरा गुलाबी आभा से दमक रहा था। ये सब एक रहस्यमय ऊर्जा का संकेत था। उस वृद्ध के पीछे एक युवक भी चल रहा था, जिसने अपने दोनों हाथ विनम्रता से बगल में रखे हुए थे और सिर झुकाकर चल रहा था, अत्यंत सम्मान प्रकट करते हुए। कोई शक नहीं, वह वृद्ध पुरुष तलवार मलिक ही था और वह युवक विजय वर्मा। तलवार मलिक मेजबान की मेज की ओर बढ़े और जैसे उनके आसपास कोई मौजूद ही न हो, सीधे जाकर अपनी सीट पर बैठ गए। उनके चेहरे पर इतनी घमंड भरी शांति थी कि मानो ये सभा उनके पैरों की धूल मात्र हो। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके इस अभिमानी बर्ताव पर आपत्ति कर सके, क्योंकि वे गशिंग स्प्रिंग टियर के एक शक्तिशाली कल्टिवेटर थे। भले ही वे गशिंग स्प्रिंग टियर के सिर्फ फर्स्ट स्टेज में हों, फिर भी एक एलिमेंट गैदरिंग टियर के 9th स्टेज के कल्टिवेटर को भी आसानी से कुचल सकते थे। यह मार्शल वर्ल्ड का अटल नियम था। तलवार मलिक एक भी शब्द बोले बिना पूरी सभा में बैठे रहे। उनकी नज़र में ये घटनाएं एक सामान्य क्रम का हिस्सा थीं। इस पूरे स्थान में कोई भी ऐसा नहीं था जो उनके स्तर के योग्य हो। अगर विजय वर्मा ने कई दिनों तक विनती और आग्रह न किया होता तो तलवार मलिक यहाँ अपना चेहरा दिखाने की भी कृपा न करते। गोविंद वर्मा ने वीरेंद्र सेन की ओर आत्मसंतुष्ट दृष्टि डाली, मानो कह रहे हो, मैंने स्टोन वुल्फ संप्रदाय के एक एल्डर तक को यहाँ बुला लिया है और फिर भी तुम मेरा विरोध करने की सोच रहे हो। विजय वर्मा मेजबान की मेज पर तलवार मलिक के साथ नहीं बैठा, बल्कि आत्मविश्वास से भरे हुए वह जाकर राघव वर्मा के बगल में बैठ गया। राघव वर्मा एलिमेंट गैदरिंग टियर में था, लेकिन उसके लिए ये शर्म की बात थी कि वह अभी भी सिर्फ फर्स्ट स्टेज में ही अटका हुआ था। उसे अब तक इससे आगे बढ़ जाना चाहिए था। युवा भाई राघव, मैंने सुना है कुछ दिन पहले तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ था और तुम हार गए थे। विजय वर्मा ने चुटकी लेते हुए पूछा। हाँ, मैं उससे कम कुशल निकला। राघव वर्मा ने जानबूझकर लंबी आह भरी। ओह, विजय ने भौहें उठाईं और उत्सुकता से पूछा, कौन है वो? मैं उसे देखना चाहता हूँ। हे, वो दिखने में तो दूर लगता है, लेकिन असल में पास ही बैठा है। राघव की नज़र अथर्व सेन की ओर मुड़ गई। तो तुम इस लड़के से हार गए? विजय वर्मा ने अथर्व को घूरते हुए ठंडी मुस्कान दी और एक चुनौती से भरे स्वर में बोला, क्या तुम मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत रखते हो? अध्याय 38। विजय वर्मा से युद्ध। चचेरे भाइयों की यह जोड़ी अपनी मज़ेदार और दिखावटी बातचीत जारी रखे हुए थी। वहां बैठे बाकी लोगों के लिए यह समझना मुश्किल नहीं था कि यह पूरी बातचीत अथर्व सेन को जानबूझकर चुनौती देने के लिए की जा रही थी। राघव वर्मा के होठों पर एक गर्व भरी मुस्कान उभरी और उसने आत्मविश्वास से कहा, मैं बताना भूल गया, मेरा ये चचेरा भाई विजय वर्मा पिछले साल ही एलिमेंट गैदरिंग टियर में पहुंच चुका है और अब वह फर्स्ट स्टेज के शिखर पर है। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो वास्तव में एक असाधारण प्रतिभा है। इस पर विजय वर्मा ने विनम्र मुस्कान के साथ कहा, मैंने 20 साल की उम्र में एलिमेंट गैदरिंग टियर में कदम रखा था, तो मुझे कोई असाधारण प्रतिभा नहीं कहा जा सकता। मैं तो बस बाकी लोगों से थोड़ा आगे हूँ। जैसे ही उसके ये शब्द सभा में गूंजे, बाकी सभी लोगों की आंखों में चौंकने की झलक थी। एलिमेंट गैदरिंग टियर।
हालांकि राघव वर्मा अभी सिर्फ बॉडी रिफाइनिंग टियर की 9th स्टेज में था और उसकी उम्र 19 साल ही थी, लेकिन एलिमेंट गैदरिंग टियर में जाना एक लंबी छलांग थी। आमतौर पर इसमें 3 से 5 साल या पूरी जिंदगी भी लग सकती थी। ऐसे में विजय वर्मा की यह विनम्रता असल में अति आत्मविश्वास का एक मुलायम नकाब थी। जो व्यक्ति 20 साल की उम्र में एलिमेंट गैदरिंग टियर तक पहुंच जाए, उसे इस छोटे से ग्रे क्लाउड टाउन में निश्चित ही प्रतिभाशाली कहा जाएगा। हालांकि असाधारण प्रतिभा कहना शायद थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बोलना था, फिर भी इस स्तर पर पहुंचने वाला कोई भी व्यक्ति आम लोगों की नज़र में अलग ही दर्जे का होता। मार्शल वर्ल्ड में एक प्रचलित धारणा थी, कल्टिवेशन स्तरों का अंतर युद्ध में लगभग अजेय होता है। जब तक सामने वाला कोई विलक्षण या पागलपन की हद तक प्रशिक्षित जीनियस न हो, वह इस अंतर को पार नहीं कर सकता। अब सभी की निगाहें अथर्वसेन पर थीं। सभी यह जानना चाहते थे कि वो इस संकट से कैसे निपटेगा। अगर उसने चुनौती स्वीकार की तो हार लगभग तय थी, और विजय वर्मा, जिसने एक एल्डर के बल पर अपनी धौंस जमा रखी थी, वह शायद जानबूझकर उसे चोट भी पहुंचा सकता था। आखिर स्टोन वुल्फ संप्रदाय के एल्डर की मौजूदगी में वह कुछ भी करने से नहीं हिचकिचाएगा। लेकिन अगर अथर्व ने चुनौती ठुकरा दी तो उसकी वह प्रतिष्ठा जो उसने मेहनत से बनाई थी, पल में मिट्टी में मिल जाएगी। वह एक खतरनाक जाल में फंस चुका था। लेकिन अगर तुम हर निर्णय के संभावित परिणामों की तुलना करो तो साफ समझ आता है कि चुनौती को अस्वीकार करना सबसे समझदारी भरा कदम होता। आखिरकार अगर चुनौती स्वीकार की जाती तो उसका नतीजा मौत भी हो सकता था। क्या वे उसे शर्मिंदा करना चाहते थे? अथर्वसेन की नज़र विजय वर्मा पर जाने से पहले राघव वर्मा पर टिकी थी। उसके होंठों के कोने अनायास ही हल्की मुस्कान में उठ गए। योजना तो सच में काफ़ी चतुराई से बनाई गई थी, लेकिन वर्मा कबीले को यह जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि वह पहले ही एलिमेंट गैदरिंग टियर में आगे बढ़ चुका है। और सबसे अहम बात, उसके पास 5 तत्वों का मूल नाभिक था जो उसे विस्मयकारी शक्ति प्रदान करता था। ठीक है, तो चलो थोड़ी बहस कर ही लेते हैं, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या अथर्वसेन वाकई मान गया? न केवल बाकी लोगों ने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था, बल्कि राघव वर्मा और उसका चचेरा भाई भी दंग रह गए थे। लेकिन कुछ ही पल बाद उनके चेहरों पर एक ठंडी और दम्भी मुस्कान लौट आई। अगर ये पागल अपनी मौत को बुला रहा था तो क्यों न उसकी मदद की जाए। अगर वीरेंद्र सेन अपने बेटे की रक्षा करने की कोशिश करता तो तलवार मलिक उस पर वार करने का बहाना ढूंढ लेता। यही तो उनकी योजना थी। आज की रात का सारा नाटक वीरेंद्र सेन और अथर्वसेन दोनों को खत्म करने की स्क्रिप्ट था। यहाँ तक कि आदित्य सेन भी अपनी अंदरूनी प्रसन्नता को बमुश्किल छिपा पाया। वह भी तो चाहता था कि अथर्वसेन मर जाए। मार्शल कलाकारों के कबीलों में दावतों के दौरान मुकाबले होना एक आम बात थी। उन्हें बस लिविंग रूम के बाहर थोड़ा सा स्थान खाली करना होता था और एक अस्थायी युद्ध क्षेत्र तैयार हो जाता था। राघव वर्मा ने जानबूझकर इस बात का प्रचार किया था कि अथर्वसेन और विजय वर्मा के बीच मुकाबला होने वाला है, और अब ये खबर हर ओर फैल गई थी। साथ ही विजय वर्मा की मार्शल क्षमताओं से लगभग सभी परिचित थे। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसका परिणाम पहले से तय माना जा रहा था। क्या अथर्वसेन सच में इतना अहंकारी और घमंडी था कि उसने चुनौती को नकारा नहीं? धीरे धीरे दोनों योद्धा मुख्य हॉल से बाहर उस प्रांगण में आ गए। वहां लगभग 10 मीटर की खाली जगह थी, हालांकि बहुत चौड़ी नहीं, पर इस टक्कर के लिए पूरी तरह पर्याप्त थी। तू सच में एक बेवकूफ़ है, विजय वर्मा ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उसकी आंखों में कत्ल की लपटें साफ झलक रही थीं। उसने जानबूझकर अपनी आवाज़ धीमी की और फुसफुसाया, मैं तुझे यही मार दूंगा। ओह, अथर्वसेन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तू तो सच में दिवास्वप्न देख रहा है। तो मर जा। विजय वर्मा ने जोर से हंसते हुए अपनी मुट्ठी उसकी ओर फेंकी। उसे किसी भी मार्शल आर्ट तकनीक की ज़रूरत नहीं महसूस हुई। उसे पूरा यकीन था कि एलिमेंट गैदरिंग टियर के फर्स्ट स्टेज के शिखर पर खड़ा होने के नाते वह अथर्व को कुचल देगा। मार्शल वर्ल्ड में एक कहावत है, अगर शक्ति में ज़मीन आसमान का अंतर हो तो तकनीक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। विजय इसी सोच के साथ हमला कर रहा था, लेकिन अथर्वसेन भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने भी उतनी ही ताकत के साथ एक जोरदार मुट्ठी हवा में घुमाकर विजय की ओर फेंकी। सभी की नज़रें इन दोनों पर टिकी थीं। धड़ाम, दोनों मुट्ठियां आपस में टकराईं और एक विस्फोटक ऊर्जा लहर चारों दिशाओं में फैल गई। पेंग पेंग पेंग। जो दर्शक सबसे पास खड़े थे उनमें से कुछ जमीन पर गिर पड़े। कुछ लोग जो दावत खा रहे थे उनके मुंह से खाना छूट गया, कुछ की थालियां उलट गईं और खाना दूसरों के चेहरे पर जा गिरा। कुछ पल के लिए माहौल अराजकता से भर गया, पर उसी समय अथर्वसेन और विजय वर्मा वहीं खड़े थे, अपनी जगह से जरा भी नहीं हिले। उनकी मुट्ठियां एक दूसरे पर टिकी हुई थीं और शक्ति की एक अदृश्य लहर बीच में थमी हुई थी। क्या दृश्य देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति दंग रह गया। कुछ की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या अथर्वसेन ने सच में विजय वर्मा की ताकत का सामना बराबरी से कर लिया? ये कैसे संभव हो सकता है? विजय का चेहरा जो पहले घमंड से भरा था अब कठोरता में बदल गया। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तू एलिमेंट गैदरिंग टियर में है
अथर्व ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम ही अकेले नहीं हो जो तरक्की कर सकते हो। सच तो ये था कि बहुत से लोगों को पहले से संदेह था, लेकिन जब उन्होंने यह बात स्वयं अथर्व से सुनी तो चौंकने की एक नई लहर पूरे प्रांगण में दौड़ गई। इससे पहले जब विजय वर्मा ने 20 साल की उम्र में एलिमेंट गैदरिंग टियर में प्रवेश किया था तो उसे पहले से ही एक असाधारण प्रतिभा माना गया था। फिर भी अब अथर्व सेन केवल 16 साल का था। 16 साल की उम्र में और एलिमेंट गैदरिंग टियर में। हे भगवान, ये तो पागलपन है। सभी की निगाहें अचानक अथर्व सेन की ओर घूम गईं। ये वही लड़का था जिसे सिर्फ एक महीने पहले तक सब बेकार समझते थे, लेकिन इतने कम समय में उसने अपनी किस्मत को कैसे बदल डाला। भाई वीरेंद्र, आपका बेटा तो वाकई कमाल का है, गोविंद वर्मा ने आश्चर्य से कहा, हालांकि उसकी आवाज़ में छिपी उसकी हत्या करने की मंशा पूरी तरह से साफ थी। 16 साल का एक लड़का जो पहले ही एलिमेंट गैदरिंग टियर तक पहुंच गया था, ये सच में डरावना था। वो तो वीरेंद्र सेन से भी ज्यादा प्रतिभाशाली लग रहा था। अतीत में गोविंद वर्मा ने हमेशा खुद की तुलना वीरेंद्र सेन से की थी, लेकिन अब चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले, उसके और वीरेंद्र सेन के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही थी। जब तक वीरेंद्र सेन ग्रे क्लाउड टाउन वापस नहीं लौटा था, उसकी ताकत एलिमेंट गैदरिंग टियर की 9th स्टेज पर जाकर स्थिर हो गई थी। यही एक मौका था जब गोविंद वर्मा को लगा कि अब वो उसके बराबर आ गया है। लेकिन अब अथर्व सेन की प्रतिभा उससे कहीं अधिक उभरकर सामने आ रही थी। इस हरामजादे को जिंदा नहीं रहने देना चाहिए, उसने मन ही मन सोचा, वरना कुछ ही सालों में ये लड़का तो गशिंग स्प्रिंग टियर तक पहुंच जाएगा और उस वक्त वर्मा कबीले को सेन कबीले के आगे झुकना पड़ेगा। वीरेंद्र सेन हल्के से मुस्कुराया। अतीत में उसके बेटे ने उसे बहुत दुख पहुंचाया था, लेकिन अब उसे उस पर बेहद गर्व हो रहा था। उसने विनम्रता से कहा, अभी तो कुछ भी नहीं है, आपके वर्मा कबीले के विजय से तुलना नहीं की जा सकती, जिसने 1 साल पहले ही सफलता पाली थी। लेकिन मन में हर कोई यही सोच रहा था, 20 साल की उम्र में सफलता पाने वाले से 16 साल की उम्र में सफलता पाने वाले की तुलना भला कैसे हो सकती है। आंगन में खड़ा विजय वर्मा गहरी सांस ले रहा था, लेकिन उसका दिल अंदर से सदमे में डूबा हुआ था। उसने राघव वर्मा को पहले कहते सुना था कि 1 महीने पहले तक अथर्व सेन सिर्फ बॉडी रिफाइनिंग टियर की 7th स्टेज में था और अब ये लड़का सीधा एलिमेंट गैदरिंग टियर में पहुंच गया। ये प्रगति दर तो वाकई डरावनी है। क्या इस लड़के के पास कोई ऐसा खजाना है जिससे वो अपनी कल्टिवेशन की गति को इतनी तेजी से बढ़ा पाया? उसने सोचते हुए खुद से सवाल किया। जब उसने इस बारे में सोचा तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। जरूर कुछ बड़ा हाथ लगा है इस लड़के को, वह सोचने लगा। पूरा शहर इसे निकम्मा कहता था और अब अचानक इतना शक्तिशाली बन गया। जरूर इसे कोई जबरदस्त मौका मिला होगा। खैर, अब ये मौका मेरा होगा। यही सोचते हुए विजय वर्मा ने अपनी मुट्ठियां खोली और हथेलियां सामने की ओर फैला दी। अब वह मार्शल आर्ट तकनीक का प्रयोग करने जा रहा था। अर्थ शेकिंग पाम पीला ग्रेड उच्च स्तर की मार्शल आर्ट टेक्निक। ये वही तकनीक थी जो उसे उस समय मिली थी जब वह एक प्राचीन स्थल की यात्रा पर गया था। वहां उसे न केवल ये अद्भुत गुप्त कला हासिल हुई थी, बल्कि जब उसने इसे स्टोन वुल्फ संप्रदाय स्टोन वुल्फ सेक्ट को सौंपा था तो बदले में उसे एक मूल सभा की गोली ओरिजिन गैदरिंग पिल मिली थी, जिसकी मदद से वो एक ही झटके में एलिमेंट गैदरिंग टियर तक पहुंच गया था। अगर वो गोली न मिली होती तो 20 साल की उम्र में उसके लिए उस स्तर तक पहुंचना संभव नहीं था। अब वो पूरे आत्मविश्वास में था। स्टोन वुल्फ संप्रदाय में भी ये तकनीक येलो ग्रेड हाई लेवल मार्शल आर्ट मानी जाती थी, जबकि वीरेंद्र और वर्मा कबीले में जो मार्शल टेक्निक्स पीढ़ियों से चली आ रही थी वो केवल येलो ग्रेड मिड लेवल की थीं। विजय वर्मा को पूरा यकीन था, एक बार अगर उसने अर्थ शेकिंग पाम का इस्तेमाल कर दिया तो वह इस पूरी स्थिति को आसानी से अपने नियंत्रण में ले लेगा। अध्याय 39 मारे गए। अथर्व सेन ने अपनी मुट्ठियां उठाईं और उसके शरीर से एक भयावह आभा फूट पड़ी। डैशिंग पैंथर फिस्ट येलो ग्रेड हाई लेवल मार्शल आर्ट तकनीक। पिछले कुछ दिनों से वह तलवारबाजी पर ध्यान दे रहा था, इसलिए फिस्ट टेक्निक में बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं कर पाया था। लेकिन ये तकनीक तो उसके पिछले जीवन से ही उसकी साथी रही थी, इसलिए वह इसे भली भांति जानता था। भले ही उसने इस तकनीक में पूर्ण महारत हासिल न की हो, फिर भी वह उस स्तर तक पहुंच चुका था जहां किसी आम व्यक्ति को पहुंचने में दशकों लग जाते। आखिरकार वह कभी एक हेवन टियर मार्शल आर्टिस्ट था। उस समय अर्जित अनुभव और कौशल ऐसे ही थोड़ी मिट जाते। जैसे ही उसने अपनी फिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल किया, ऐसा लगने लगा मानो वह खुद एक तेंदुआ बन गया हो, शिकारी की तरह चौकन्ना, खून का प्यासा और डरावना। पेंग पेंग पेंग। अथर्व पहले ही विजय वर्मा से शक्ति की सीधी टक्कर ले चुका था। भीड़ में खड़े लोग चौंक गए। अरे, ये कैसी फिस्ट टेक्निक है? सेन कबीले के पास तो केवल 3 हाई लेवल मार्शल आर्ट तकनीकें हैं, एक तलवार कला, एक स्टाफ तकनीक और एक हथेली तकनीक। फिस्ट टेक्निक तो है ही नहीं। क्या ये कोई येलो ग्रेड लो लेवल मार्शल आर्ट हो सकती है? पर क्या लो लेवल तकनीक में इतनी भारी ताकत हो सकती है? चारों ओर से हैरानी भरी फुसफुसाहटें उठने लगीं। सभी लोग अथर्व सेन की भयावह ताकत देखकर दंग रह गए थे। विजय वर्मा का चेहरा हक्का बक्का हो गया था।
उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसने खुद एक येलो ग्रेड हाई लेवल मार्शल आर्ट का प्रयोग किया था, फिर भी वह अथर्व को हरा नहीं पा रहा था। क्या वाकई ये लड़का, क्या इस मामूली ग्रे क्लाउड टाउन का ये किरदार भी किसी तरह से येलो ग्रेड हाई लेवल मार्शल आर्ट हासिल कर चुका है? नहीं, यह असंभव है, बिल्कुल असंभव। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। जब वीरेंद्र सेन सालों पहले सेन कबीले के निवास पर लौटा था, तब वह पूरा खून से लथपथ था और उसकी बाहों में एक शिशु था। तुम्हारा मतलब है वीरेंद्र सेन को किसी शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट ने शिकार बनाया था और इसीलिए उन्होंने और उनके बेटे ने खुद को हमेशा छिपा कर रखा। लेकिन फिर अथर्व सेन ने अब अचानक खुलकर सामने आने का फैसला क्यों किया? तुम मुझसे पूछ रहे हो, और मैं किससे पूछूं? पहले जब अथर्व सेन ने ग्रे क्लाउड अकेडमी के मैदान में राघव वर्मा और उसके भाई को हराया था, तो ये बस कुछ लोगों के मन में हल्का सा असर छोड़ गया था। आखिर वहां केवल गिनी चुनी संख्या में छात्र मौजूद थे जिन्होंने ये दृश्य प्रत्यक्ष रूप से देखा था। लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल चुके थे। अथर्व सेन ने न सिर्फ एलिमेंट गैदरिंग टियर को पार किया था, बल्कि एक अत्यंत शक्तिशाली युद्ध कौशल का प्रदर्शन भी किया था, जिससे उसकी छवि और ऊंचाई पर पहुंच गई थी। आखिरकार ग्रे क्लाउड टाउन में जो लोग एलिमेंट गैदरिंग टियर तक पहुंच चुके थे, उन्हें सबसे ताकतवर योद्धाओं की श्रेणी में गिना जाता था। अथर्व सेन ने लगातार अपनी मुट्ठियां चलानी जारी रखी, और जो शुरुआत में एक अनजान सी मुट्ठी तकनीक लग रही थी, अब अभ्यास के साथ बेहद प्रभावशाली होती जा रही थी। उसकी चालें तेज, मजबूत और लगभग पूरी 100% शक्ति के उपयोग तक पहुंच रही थीं। मुट्ठी तकनीक तलवार कला जैसी ही थी, क्योंकि इनसे मुट्ठी ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती थी, जो बार बार मुट्ठी किरण में बदल सकती थी। किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन काल में जब कोई तारा आकाश से गिरता था, एक महान वॉरियर आगे बढ़ता और एक ही मुट्ठी से उसे चकनाचूर कर देता था। वह योद्धा एक उच्च स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट था, जिसे मुट्ठी तकनीकों में पूर्ण महारत थी। वह केवल फिस्ट रे ही नहीं बना पाया था, बल्कि मुट्ठी का दिल इस कला का सर्वोच्च स्तर तक पहुंच चुका था। जैसे तलवार कला का उच्चतम स्तर तलवार दिल होता है और कृपाण कला के लिए कृपाण दिल। लेकिन अथर्व सेन को मुट्ठी तकनीक में इतनी गहरी महारत नहीं थी। वह अभी तक फिस्ट एनर्जी भी नहीं बना पाया था। उसकी ताकत तलवारबाजी में थी। फिर भी मुट्ठी कला में उसका वर्तमान स्तर विजय वर्मा को हराने के लिए काफ़ी से ज़्यादा था। उसने क्लाउड स्टेप तकनीक का प्रयोग किया, जिससे ऐसा लगा जैसे उसकी आकृति हवा में तैर रही हो। जो लोग बॉडी रिफाइनिंग टियर में थे, उन्हें सब कुछ धुंधला दिखने लगा, जैसे उनकी आंखों के सामने अथर्व सेन की कई प्रतिमाएं तैर रही हों और वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि असली कौन है। पेंग पेंग पेंग, वह पूरी तरह से हावी था। विजय वर्मा मुश्किल से उसके निरंतर भूं से रोक पा रहा था। कुछ वार तो सीधे उसके शरीर पर पड़ चुके थे। भले ही शरीर के कोई महत्वपूर्ण अंग घायल नहीं हुए थे, लेकिन दर्द इतना तीव्र था कि विजय वर्मा की आंखों से आंसू छलकने को थे। अथर्व सेन का पीछे हटने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। इस आदमी ने पहले से ही उसे मारने की योजना बना ली थी और इस तरह वीरेंद्र सेन को नाराज कर दिया, जिससे वह अपने गुस्से पर नियंत्रण खो देगा, जिससे बदले में तलवार मलिक को गुस्सा आएगा। इस प्रकार उनके पास उसे और उसके पिता दोनों को मारने के लिए आसानी से एक तैयार बहाना होगा। चूंकि विजय वर्मा इतना दुर्भावनापूर्ण था, तो उसे खुद को क्यों रोकना चाहिए। एक के बाद एक मुट्ठियां चलती रहीं और उनके हमलों की गति तेजी से बढ़ती गई, जिससे धीरे धीरे मुट्ठी ऊर्जा की चमक पैदा हुई। मुट्ठी के हर झटके के साथ विजय वर्मा के शरीर पर खून के छींटे जरूर दिखाई देते थे। तलवार ऊर्जा की तरह मुट्ठी ऊर्जा भी अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थी। सर्वोच्च महारत के स्तर पर इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे एक मुट्ठी से नहीं तोड़ा जा सकता। यह क्या है, इतनी भयानक आक्रमण शक्ति? ये सच है, ऐसा लगता है जैसे उसने अपनी मुट्ठी पर एक असाधारण अद्भुत तलवार लगा रखी हो। मुझे पता है, वह मुट्ठी ऊर्जा है। फिस्ट ऊर्जा क्या है? तलवार, कृपाण, मुट्ठी, हथेली और इसी तरह। जो व्यक्ति अपना पूरा ध्यान एक ही रास्ते पर लगाता है, वह ऊर्जा बनाने में सक्षम होगा, जो एक मार्शल कलाकार की शक्ति को बहुत बढ़ाता है। ऐसा कैसे हुआ कि मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना? ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत कम ही लोग हैं जो वास्तव में ऊर्जा बना सकते हैं। उन्हें मार्शल आर्टिस्टों के बीच शासक के रूप में प्रशंसित किया गया है। अथर्व सेन ने जो शक्ति दिखाई थी, उससे सभी हैरान थे और एक जानकार बूढ़े व्यक्ति की मददगार व्याख्या से उन्हें मुट्ठी ऊर्जा की भयानक ताकत का एहसास हुआ। स्वाभाविक रूप से वे और भी अधिक चकित थे। क्या ये हो सकता है कि ड्रैगन सिटी के रैंकों के भीतर से एक असाधारण प्रतिभा प्रकट होने वाली थी? इस बीच झरना लियू से अधिक आश्चर्यचकित कोई नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि अथर्व सेन ने न केवल मुट्ठी ऊर्जा बनाने में कामयाबी हासिल की थी, बल्कि इससे पहले तलवार ऊर्जा भी बनाई थी, और वास्तव में उसके पास तलवार ऊर्जा की 4 झलकियां थीं। यह आदमी कैसा राक्षस था? फिर भी अथर्व सेन को अपनी उपलब्धि पर कोई गर्व नहीं था। स्वर्ग स्तर के एक मजबूत योद्धा के रूप में ऊर्जा बनाने में सक्षम होना उसकी अपेक्षाओं के भीतर ही था। थोड़ी कठिनाई तब होगी जब वह ऊर्जा को रेत में बदलने की कोशिश करेगा, और वास्तविक चुनौती होगी
उसकी आंखों में हत्या की भावना चमक उठी और उसकी मुट्ठी अचानक से खुल गई। इसके पीछे की शक्ति तुरंत कई गुना बढ़ गई थी। तलवार मलिक के देखरेख में सामान्य स्थिति में उसके लिए विजय वर्मा को मारना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि तलवार मलिक निश्चित रूप से उसे रोकने के लिए कार्रवाई करेगा। इस प्रकार उसे एक ही चाल में विजय वर्मा को मारना था। इतनी लंबी लड़ाई के बाद वह स्वाभाविक रूप से अपने प्रतिद्वंद्वी की कमजोरी को पहचान सकता था। इसके अलावा उसने पहले अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए उसने अपनी ताकत इस आखिरी मारक चाल के लिए बचा कर रखी थी। नहीं, विजय वर्मा का चेहरा भय से भर गया। इस मुट्ठी के पीछे की शक्ति बहुत ज्यादा थी। उसके पास इसे रोकने और जिंदा बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। पेंग, एक मुट्ठी चमक उठी और विजय वर्मा ने अथर्व सेन को खाली नजरों से देखा। उसके पैर नर्म हो गए और वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और उसका ऊपरी शरीर हिलने लगा, इससे पहले कि वह जोर से जमीन पर गिर पड़े। उसका दिल फट गया था और वह मर चुका था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, बदमाश? तलवार मलिक अचानक खड़ा हो गया और क्रोध की लपटें उसकी आंखों में जोर से जलने लगीं। विजय वर्मा सिर्फ नाम के लिए उनका शिष्य था, लेकिन फिर भी वह स्टोन वुल्फ संप्रदाय का एक गौरवशाली सदस्य था। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे ग्रे क्लाउड सिटी के एक छोटे से कबीले का युवा स्वामी मार सके। उसकी हत्या की मंशा पूरी तरह से उभर आई। स्टोन वुल्फ संप्रदाय का गौरव धूमिल नहीं हो सका। वह अथर्व सेन को मारना चाहता था। बूढ़े आदमी, अगर आप मरना नहीं चाहते हैं तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप कोई भी अजीब विचार न रखें, अथर्व सेन ने गहराई से कहा, क्योंकि वह तलवार मलिक को देखने के लिए मुड़ा था। घटनास्थल पर मौजूद हर व्यक्ति के मन में एक ही विचार था, अथर्व सेन पागल हो गया था। अध्याय 40। तलवार मलिक ने झुका दिया सिर। उसने पहले स्टोन वुल्फ संप्रदाय के एक शिष्य को मार डाला और अब वह तलवार मलिक को धमकी दे रहा है। ये लड़का कितना साहसी है। स्टोन वुल्फ संप्रदाय 1000 मील के क्षेत्र में अधिपति था। ऐसी शक्तिशाली संस्था के सामने चाहे वह सेन कबीला हो या वर्मा कबीला, किसी की हैसियत इतनी नहीं थी कि वो इस संप्रदाय की बराबरी कर सके। क्या अथर्व सेन जानबूझकर अपनी मौत को बुलावा दे रहा था? तलवार मलिक एक पल को चौंक गया, क्योंकि वह अथर्व सेन की आंखों की गहराई से घबरा गया था। वो आंखें किसी सागर जितनी विशाल और गूढ़ थीं, गरिमा और दबदबे से भरी हुई, जैसे किसी महान योद्धा की। लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि उसे दरअसल एलिमेंट गैदरिंग टीए के एक मामूली मार्शल आर्टिस्ट से धमकी दी जा रही है। ये सोचकर वह हंसे बिना नहीं रह सका और गहरे स्वर में बोला, ओह, और तुम मुझे मारोगे कैसे? मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 5 दिनों के भीतर तुम वैसे भी मर जाओगे, अथर्व सेन ने शांत स्वर में कहा और तलवार मलिक की ओर इशारा किया। लगभग 10 दिन पहले जब तुम साधना कर रहे थे, क्या तुम्हें कोई दिक्कत महसूस हुई थी? तलवार मलिक का चेहरा एकदम से बदल गया। बिल्कुल वैसा ही हुआ था। करीब 10 दिन पहले जब वो साधना कर रहा था, तभी उसे अचानक लगा जैसे उसे कोई गहरी समझ प्राप्त हुई हो, और उसने गुशिंग स्प्रिंग टीए की चौथी परत तोड़ने की कोशिश की, बट वो असफल रहा। उल्टे, उसने अपनी मूल ऊर्जा को शरीर के गलत मार्गों में धकेल दिया था। गनीमत थी कि वो समय रहते संभल गया, वरना परिणाम बेहद घातक होते। लेकिन इस लड़के को ये सब कैसे पता? क्या उसने पहले ही भांप लिया था? अथर्व सेन हल्के से मुस्कुराया और बोला, अपनी बाईं पसलियों से 3 इंच नीचे दबाकर देखो। तलवार मलिक की पहली स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, कितना बेतुका। लेकिन वह अपने बाएं पसलियों से 3 इंच नीचे वाली जगह को छूने से खुद को रोक नहीं सका। हल्के से छूने पर ही उसका पूरा हावभाव बदल गया। दर्द, असहनीय दर्द, और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी की 7वीं कड़ी के दाईं और आधा इंच की दूरी पर जो स्थान है, अथर्व सेन ने कहना जारी रखा। तलवार मलिक ने एक बार फिर उस जगह को छुआ और उसके माथे पर ठंडा पसीना छलक पड़ा। ये साफ था, मामला गंभीर था। जब तुम साधना कर रहे थे तब तुमने हद से ज्यादा कर डाला। तुम्हें अभी कुछ गलत नहीं लग रहा, क्योंकि तुम अब भी उस पागलपन की अवस्था में हो, अथर्व सेन ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। तलवार मलिक ने दांत भींचते हुए कहा, ठीक है, तुम मुझे खुद को ठीक करना सिखाओ और मैं इस बार तुम्हारा अपराध माफ कर दूंगा। एल्डर तलवार। गोविंद वर्मा हैरान भी था और क्रोधित भी। क्या इसका मतलब ये हुआ कि विजय वर्मा की मौत व्यर्थ थी? तलवार मलिक ने घूरते हुए गोविंद वर्मा की ओर देखा। उसकी आंखें क्रोध और नफरत से भरी हुई थीं। विजय वर्मा जैसा छोटा मोटा व्यक्ति उसके अपने जीवन की तुलना में क्या मायने रखता था? गोविंद वर्मा तुरंत चुप हो गया। उसके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा था। गशिंग स्प्रिंग टीए के एक शक्तिशाली कल्टिवेटर के सामने ऊंची आवाज में बोलने की हिम्मत, उसकी तो जान ही चली जाती। लेकिन अथर्व सेन ने बस अपना सिर हिलाया और कहा, किसी भी हालत में तुम गशिंग स्प्रिंग टीए में हो और तुम्हारा जीवन बस इतना ही सस्ता है। तलवार मलिक का दिल गुस्से से भर गया, लेकिन उसकी जान किसी और के हाथों में थी, इसलिए वह अपने क्रोध को बाहर नहीं निकाल सकता था। उसे सिर्फ गुस्से की ज्वाला को निगलना पड़ा। वह बस इतना कह सका, तो फिर तुम चाहते क्या हो? अथर्व सेन ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम खुद को कैसे साबित करते हो।
तलवार मलिक भीतर से बेहद व्यथित था। वह स्टोन वुल्फ संप्रदाय का नौवां एल्डर था, गशिंग स्प्रिंग टीयर का एक शक्तिशाली योद्धा। सामान्य परिस्थिति में वह सबसे ऊपर होता, दूसरों को अपने नीचे देखता। लेकिन अब वह एक ऐसे छोटे से युवक के सामने झुक रहा था जो अभी बस एलिमेंट गैदरिंग टीयर में था। ये रहा आपके द्वारा दिए गए भाग का अनुवाद, उसी शैली और निर्देशों के अनुसार। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लेकिन वह और कर भी क्या सकता था? उसकी जिंदगी अब अथर्वसेन की मुट्ठी में थी। जिस पल अथर्वसेन ने बिल्कुल सटीक बताया कि किस दिन तलवार मलिक को साधना के दौरान समस्या हुई थी, और जब उसने 2 एक्यूपंक्चर बिंदुओं को दबाया तो जिस दर्द का अनुभव हुआ, उसी पल से उसके मन में कोई संदेह नहीं बचा। उसने अथर्वसेन की बातों पर पूरी तरह विश्वास कर लिया था। तो क्या आपके कोई आदेश हैं, युवा मास्टर अथर्व? उसने सिर झुकाकर कहा। पू, यंग मास्टर अथर्व। शब्द सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से उछल पड़े। वह स्टोन वुल्फ संप्रदाय का एक असली एल्डर था, गशिंग स्प्रिंग टीयर का एक सशक्त योद्धा, और उसने वास्तव में अथर्वसेन को यंग मास्टर कहकर संबोधित किया था। यह आश्चर्यजनक दृश्य भला लोगों को स्तब्ध क्यों न करता। अथर्वसेन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम्हारा इरादा समाधान की विधि जानकर मुझे मारने का है? ऐसा कैसे हो सकता है? तलवार मलिक ने झटपट एक बनावटी हंसी हंसी, मगर उसके माथे से पसीना बहने लगा था। अथर्वसेन मूर्ख नहीं था। स्वाभाविक रूप से वह खुद को खतरे में नहीं डालेगा। वह तलवार मलिक को ठीक करेगा, लेकिन बिल्कुल नहीं कि एक ही बार में पूरी तरह से। फिर उसने चुपचाप गोविंद वर्मा की ओर इशारा करते हुए कहा, यह आदमी मुझे बहुत परेशान करता है, मेरे लिए इसे पीट डालो। गोविंद वर्मा का चेहरा फौरन हरा पड़ गया। तलवार मलिक को बुलाने का कारण यह था कि वह एक शक्तिशाली समर्थन प्राप्त कर सके, जिससे वीरेंद्र सेन द्वारा उन पर बनते दबाव को हटाया जा सके। लगातार दबाव के कारण वर्मा कबीले की आर्थिक स्थिति बुरी तरह प्रभावित हो गई थी और पूरा कबीला संकट में आ गया था। लेकिन उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि जिसे उसने सहायक के रूप में बुलाया था, वह वास्तव में सेन कबीले के लिए काम करेगा। उसे दुख नहीं होता तो क्या होता? अब अगर कोई उसे टोफू का टुकड़ा दे दे तो वह शायद उसी से खुद को मार डाले। वरिष्ठ तलवार, वह हकलाया। गशिंग स्प्रिंग टीयर के एक कल्टिवेटर के सामने उसकी अपनी एलिमेंट गैदरिंग टीयर की 9वीं परत की साधना शक्ति व्यर्थ सी लग रही थी। एन, क्या तुम मेरे खिलाफ लड़ने की योजना बना रहे हो? तलवार मलिक ने ठंडे स्वर में कहा। गोविंद वर्मा का वैसे भी उससे कोई रिश्ता नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे उस आदमी को अच्छी तरह से पीटने के बारे में कोई विरोधाभासी भावना नहीं थी। उसने अभी अभी अथर्वसेन के सामने अपना सिर झुकाया था, इसलिए उसे आगे बढ़कर सावधानी बरतनी चाहिए थी। गोविंद वर्मा के हाव भाव कई बार बदले, फिर अंततः उसने दांत पीसते हुए कहा, मेरी हिम्मत नहीं है। अगर उसने विरोध करने की हिम्मत की तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। यहाँ तक कि एक अंधा आदमी भी बता सकता था कि तलवार मलिक अब बेहद गुस्से में था। पापा, पा। तलवार मलिक ने अपना हाथ उठाया और जोर से नीचे किया। 2 भयानक थप्पड़ों की गूंज पूरे हाल में फैल गई। गोविंद वर्मा के होठों के कोनों पर खून के धब्बे आ गए। मुख्य सभा हॉल में पूरी तरह सन्नाटा छा गया था। इस सन्नाटे को तोड़ने वाली एकमात्र चीज थी लोगों की तेज और घबराई हुई सांसें। किसने सोचा था कि हालात इस हद तक बिगड़ जाएंगे? यहाँ तक कि वीरेंद्र सेन ने भी कभी नहीं सोचा था कि उसका बेटा इतना ताकतवर बन चुका है कि गशिंग स्प्रिंग टीयर के एक कल्टिवेटर को झुका सके। वह एक साथ हैरान भी था और गर्व से भर भी गया। उसका बेटा वाकई बहुत शानदार था। राघव वर्मा और उसके भाई के चेहरे अब जैसे सफ़ेद पड़ चुके थे। अगर वहां जमीन में कोई गड्ढा होता तो वो खुद उसमें समा जाते। कुछ समय पहले तक जो खुद को बहुत तेज और घमंडी समझ रहे थे, उन्हें लग रहा था कि वो अपना खोया हुआ सम्मान वापस पा लेंगे, पर अब उनके बूढ़े पिता की पिटाई हो रही थी, वो भी सबके सामने। आज रात का भोज तो वर्मा कबीले के इतिहास में सबसे बड़ा अपमान बन गया। यहाँ तक कि जब गोविंद वर्मा ने दर्द में अपना टूटा हुआ दांत थूक दिया और खून निगल लिया, तब भी उसके चेहरे पर एक रत्ती भर भी गुस्सा नहीं था। पर चाहे वो कितना भी चालाक क्यों न हो, उसके माथे की उभरी नसें साफ बता रही थीं कि उसके भीतर आग धधक रही थी। सेन कबीला, सेन कबीला, उसने मन ही मन दहाड़ते हुए कहा, मैं कसम खाता हूं, मैं तुम्हें पूरी तरह खत्म कर दूंगा। जब तक मेरे तीसरे चाचा गशिंग स्प्रिंग टीयर तक नहीं पहुंच जाते, मैं चुप रहूंगा, लेकिन उसके बाद तबाह कर दूंगा सब कुछ। अथर्वसेन ने सिर हिलाया और तलवार मलिक से कहा, मैं आपके लिए एक औषधि का फॉर्मूला लिखूंगा जो आपकी अंदरूनी चोटों को अस्थायी रूप से दबा सकेगा। आधे साल तक आप बिना किसी समस्या के रह सकेंगे। हालांकि तलवार मलिक इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे भी पता था कि अथर्वसेन निश्चित रूप से उसे एक ही बार में पूरी तरह ठीक नहीं कर सकता था। अगर कर पाता तो खुद उसे भी शक होता। आखिरकार यहाँ कमजोर पक्ष तो अथर्व ही था, इसलिए वह बस सिर हिलाकर कह सका, बहुत बहुत धन्यवाद युवा मास्टर अथर्व। जैसा कि इस चरण में पहले ही हो चुका था, भोज अब साफ तौर पर समाप्त हो चुका था। अब और ज्यादा रुकना केवल असहजता ही पैदा करता।
मेहमान एक एक करके विदा लेने लगे, जबकि अथर्वसेन ने दवा का फॉर्मूला तलवार मलिक को सौंपने के बाद वीरेंद्र सेन और झरना लियू के साथ वर्मा कबीले के निवास से बाहर निकल गया। हा 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 हा। गाड़ी पर बैठते ही वीरेंद्र सेन की वो जोरदार हंसी बाहर निकल ही आई, जिसे वो अब तक रोके हुए था। उसने मुट्ठी जोर से हवा में लहराए और बोला, मैंने अपनी जिंदगी के आधे से ज्यादा साल गोविंद वर्मा से होड़ में बिताए हैं, लेकिन आज रात जितना सुकून और संतोष कभी महसूस नहीं हुआ। हालांकि हान आज की रात वाकई में काफी खतरनाक थी। अगर कुछ दिन पहले तलवार मलिक की साधना में बाधा न आई होती तो आज का मामला इतना आसान नहीं होता। आखिरकार आज रात स्टोन वुल्फ संप्रदाय के एक शिष्य की मौत हो चुकी थी। अथर्वसेन मुस्कुराया। अगर उसने पहले ही यह न देख लिया होता कि तलवार मलिक की हालत कुछ गड़बड़ है, तो उसके पास केवल दो विकल्प होते। पहला, सरल और सीधा, कि वो विजय वर्मा को न मारे। दूसरा, विजय वर्मा को मार दे, लेकिन उसके बाद इस पूरे मामले को संभालने के लिए झरना लियू की असली पहचान उजागर करनी पड़ती। लेकिन अब उन्हें इस उलझन पर सोचने की जरूरत ही नहीं रही। एक और महीना और वर्मा कबीला तो अपने गार्ड्स को तनख्वाह तक नहीं दे पाएगा। उस वक्त ग्रे क्लाउड टाउन में सिर्फ हमारा सेन कबीला ही इकलौती ताकत होगा, वीरेंद्र सेन ने गर्व और जोश से ऐलान किया थी। नमस्ते दोस्तों, आपका डीके हिंदी नॉवेल्स एक्सप्लेनर में आपको हर रोज इसी तरह के एपिसोड मिलते रहेंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सपोर्ट करना होगा। आप जितने ज़्यादा लाइक देंगे उतने जल्दी एपिसोड आएंगे। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर एपिसोड लगातार आते रहेंगे। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि स्टोरी कैसी लगी और मैं और कौन सी स्टोरी को एक्सप्लेन करो।